नमस्कार दोस्तों, एक एजुकेशन में स्वागत है आपका। जैसे अपन पढ़ रहे थे कक्षा 9-10, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 5 है। जो नई किताब चेंज हुई उसमें 5 है, ठीक है। जैव प्रक्रम। कौन सा पार्ट है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम सजीवों में होने वाली समस्त क्रिया जो हमारे शरीर का अनुरक्षण करती है। इसका मतलब पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। वो सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है, हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, उन सबको कहा जाता है जैव प्रक्रम। सजीवों में होने वाली समस्त क्रिया को क्या कहा जाएगा? जैव प्रक्रम। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे स्वयंपोषी जीव है, विषमपोषी जीव है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं विषमपोषी जीव से। पहले स्टार्ट करते हैं विषमपोषी जीव का मतलब क्या होता है? विषमपोषी जीव, विषमपोषी जीव का मतलब है जो दूसरों पर निर्भर हो। वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हो, उनको क्या कहा जाएगा? विषमपोषी जीव। किसी अन्य जीवों पर या अपना भोजन है वो बाहर से प्राप्त करते हैं, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विषमपोषी जीव। जैसे मनुष्य हो गया, कौन हो गया? मनुष्य, ठीक है। बाकी जानवर हो गए, गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, जितने भी जानवर है या मनुष्य है, वो सभी कौन से जीव है? विषमपोषी जीव है। हम अपना भोजन अपने शरीर में स्वयं नहीं बना सकते, बाहर से अपने को भोजन को ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए हम कैसे जीव हो गए? विषमपोषी जीव, ठीक है। तो विषमपोषी जीव हो गए। एक होता है स्वयंपोषी जीव। कौन से जीव है? स्वयंपोषी जीव। स्वयंपोषी जीव का मतलब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं का मतलब अपने शरीर के अंदर बनाते हैं। आप ऐसा बोल दोगे कि मनुष्य भी अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन अपन बाहर बनाते हैं, अपने शरीर के अंदर नहीं बना सकते। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं शरीर के अंदर बना लेते हैं, उनको कहा जाता है स्वयंपोषी जीव। अपना खुद का पोषण करने वाले जीव है वो स्वयंपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे हो गए पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कौन से जीव है? स्वयंपोषी जीव है, ठीक है। तो विषमपोषी जीव और स्वयंपोषी जीव। इसी के साथ एक होता है एक कोशिकीय जीव, ठीक है। कौन सा जीव है? एक कोशिकीय जीव। वे जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, उनको कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। इसमें एक ही कोशिका पाई जाएगी और शरीर का समस्त कार्य वो एक ही कोशिका करेगी। जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, प्रजनन हो गया, सारी क्रिया वो एक ही कोशिका के द्वारा की जाती है। कौन सी? एक ही कोशिका के द्वारा की जाती है। अब एक ही कोशिकाओं में ये सभी कार्य करने के लिए अलग अलग तंत्र है या अंग नहीं होते, उसमें केवल एक कोशिका होती है। तो अपन जानते हैं एक ही कोशिका होती है। तो एक कोशिका में बहुत सारे जो अपने बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं वो सारे अंग नहीं होंगे, केवल एक कोशिका होगी। तो वो समस्त कार्य वो कोशिका एक ही कोशिका के द्वारा किया जाएगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट जो रोल करता है वो होता है विसरण। भोजन का पाचन करना है या उत्सर्जन करना है, वो कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? विसरण के द्वारा किया जाता है। अब विसरण क्या है अभी मैं आपको समझा रहा हूं। उससे पहले बहुकोशिकीय जीव। कौन से जीव है? बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव का मतलब वे जीव जिनमें दो या दो से अधिक कोशिका पाई जाती है, उनको कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। बहुत सारी कोशिका पाई जाती है, अनंत कोशिका पाई जाती है। जैसे अपना मानव शरीर, अपने शरीर में लाखों करोड़ों अनंत कोशिका पाई जाती है। तो अपन कौन से जीव हो गए? बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीवों में प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष यंत्र होता है। जैसे अपने को सांस लेनी है, देखो अपने फेफड़े, शरीर में नाक है, ये सारा तंत्र है वो सांस लेने से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है। उत्सर्जन करने के लिए अपने जैसे किडनियां है, ठीक है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। पाचन से संबंधित अपना पाचन तंत्र है, आमा से, अग्ना से, ये सारे पाचन तंत्र के काम आते हैं, ठीक है। मस्तिष्क में है ये तंत्रिका तंत्र हो गया। तो प्रत्येक कार्य करने के लिए विशेष तंत्र होता है बहुकोशिकीय जीवों में। एक कोशिकीय जीवों में सभी कार्य वो एक ही कोशिका के द्वारा किए जाएंगे। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के तंत्र नहीं होंगे। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष अंग होता है। बहुत सारी कोशिका होती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा हमारे अपने शरीर पर चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, तो अपन दवाई वगैरह लगाते हैं तो बहुत जल्द वो घाव भर जाता है। उस घाव के अंदर नई चमड़ी आ जाती है, वहां नया मांस आ जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है? वो कोशिका के द्वारा आ जाता है, क्योंकि कोशिकाओं का काम ही है विभाजन होना। क्या होना है? विभाजन। एक कोशिका ऐसी होगी, टूट जाएगी, दो कोशिका बन जाएगी।
वापस ये टूटेगी 4 बन जाएगी, ठीक है। ये टूटेगी, ये बन गई, कितनी बन गई, 8 बन गई। इस प्रकार से कोशिका विभाजन होता रहता है। आगे और पढ़ेंगे कोशिका विभाजन क्या, समसूत्री अर्धसूत्री को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। अब मैं आपको समझा रहा था विसरण, तो विसरण क्या होता है देखो। विसरण का मतलब है दो पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। इसका मतलब है दो पदार्थ कोई भी होंगे, अपने आप आपस में मिल जाएंगे तो उनको क्या जाएगा, क्या कहा जाएगा, विसरण भी कहा जा सकता है, ठीक है। दो पदार्थ अगर उनके बीच में झिल्ली या नहीं है तो दो पदार्थ आपस में मिल जाएंगे, उसको क्या कहा जाता है, विसरण। जैसे उदाहरण है, अपने कमरे में अपन, जैसे अपने घर में कोई छोटा सा मंदिर है, वहां पर अगरबत्ती चलाते हैं तो उस अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर के अंदर फैल जाती है, तो वो किस कारण फैलती है, विसरण के कारण। अगरबत्ती की खुशबू है वो स्वतः आसपास की हवा में मिल जाती है और अपने नाक तक भी आ जाती है, तो वो किसका कारण है, विसरण का। जैसे अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, अगरबत्ती की खुशबू है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है, वो किस कारण फैल जाती है, विसरण के कारण फैल जाती है। तो ये हो गया विसरण। अब देखो एक कोशिकीय जीव हो गया, एक ही कोशिका है, ठीक है। आसपास अगर ये खाना आ गया तो इस कोशिका से अंदर चला जाएगा, इसके अंदर यदि कोई अवशेष पदार्थ इकट्ठा हुआ है तो वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब विसरण करने के लिए दो सतह का आपस में पास में होना आवश्यक है। दो सतह, जैसे ये वातावरण है और ये है कोशिका, ये कोशिका है, ये वातावरण है, तो वातावरण और कोशिका का सीधा संपर्क है कि नहीं है, सीधा संपर्क है। इसलिए बाहर अगर कोई खाना रखा हुआ है, खाना आएगा तो कोशिका के अंदर विसरण के द्वारा सीधा चला जाएगा, और इसी प्रकार इस कोशिका के अंदर कोई अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन हुआ है तो सीधा वातावरण में मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये पूरी कोशिका है वो वातावरण के संपर्क में रहती है, चारों तरफ से वायुमंडल या वातावरण के संपर्क में रहती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव है, बहुत सारी कोशिका शरीर के अंदर, ठीक है। ये जैसे मान लिया बहुत सारी कोशिका है, मैं यहाँ इतनी बता रहा हूँ, बहुत सारी कोशिका होगी। तो ये कोशिका क्या होता है, प्रत्येक कोशिका का संबंध वातावरण से नहीं हो सकता। मतलब ये जैसे ये हाथ एक कोशिका, दूसरी कोशिका, दोनों पास पास में, ठीक है, तो दोनों का संपर्क है। जैसे इस वाली कोशिका का संपर्क है वो वातावरण से नहीं है, इस वाली कोशिका का संबंध वातावरण से नहीं है। तो क्या इसका मतलब क्या है, एक कोशिकीय जीवों में पूरी कोशिका का संबंध है वो वातावरण से संपर्क में रहती है। पूरी कोशिका किसके संपर्क में रहती है, वातावरण के संपर्क में रहती है, इसलिए विसरण कार्य करता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में प्रत्येक कोशिका का संपर्क है वो वातावरण से नहीं हो पाता, प्रत्येक कोशिका का संपर्क वातावरण से नहीं हो पाता, इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में विसरण है वो कार्य नहीं करेगा। अपन जैसे हो गए, अपने शरीर के अंदर कोशिका है, अपने शरीर में विसरण के द्वारा भोजन नहीं जा सकता, अपने अंदर का अवशेष पदार्थ है वो भी विसरण के द्वारा बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि अपनी प्रत्येक कोशिका वातावरण के संपर्क में नहीं है। जबकि एक कोशिकीय जीवों की प्रत्येक कोशिका, जो एक ही कोशिका होगी वो वातावरण के संपर्क में होगी, इसलिए कौन कार्य करेगा, विसरण कार्य करेगा, ठीक है। आगे और देखते हैं। अब जैसे स्वयंपोषी जीव है, कौन से जीव है, स्वयंपोषी जीव। ये जैसे कौन है, उदाहरण के लिए कौन है, पेड़ और पौधे। ये अपना भोजन एक विशेष विधि के द्वारा बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। आपने 9-10 तक के लेवल का पढ़ रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। अब आपने 6ठी-7वीं में परिभाषा पढ़ी होगी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की विधि कौन सी कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे द्वारा या पेड़ पौधे के द्वारा भोजन निर्माण की विधि को क्या कहा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहा जाएगा। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी चीजों का होना आवश्यक है, एक तो होना है कार्बन डाइऑक्साइड का, एक होना चाहिए जल, एक होना चाहिए सूर्य का प्रकाश, और एक होनी चाहिए क्लोरोफिल, ठीक है।
देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ से मिल जाएगी? वातावरण से मिल जाएगी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाएगी? वायुमंडल से। जल कहाँ से मिलेगा? मिट्टी से मिल जाएगा, मिट्टी में पानी डालेंगे जल मिल जाएगा। सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाएगा। और पवन हरित कहाँ पर होता है? पत्तियों में। कहाँ होता है? पत्तियों में। तो ये चार चीजों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए परीक्षा में आ जाए कौन कौन सी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल है। चार वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो परिभाषा क्या होगी? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं क्लोरोफिल की सहायता से भोजन निर्माण करते हैं। भोजन निर्माण की इसी विधि को क्या कहा जाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहा जाएगा। तो भोजन निर्माण की विधि कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। कौन करते हैं? पेड़ पौधे। कौन से पेड़ पौधे? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग भी किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। इसका एक और नाम है पर्णहरित। क्या नाम है? पर्णहरित। इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं और वैसे नाम क्या हिंदी में? पर्णहरित। तो चार चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब जैसे अपने भोजन में जितनी आवश्यकता होती है उतना भोजन का उपयोग कर लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ भोजन है वो सुरक्षित रहता है। पेड़ पौधों में भी इसी प्रकार होता है। सूर्य का प्रकाश मिल गया, दिन में मिल गया, पूरे दिन भोजन बना दिया, लेकिन भोजन की आवश्यकता तो जैसे सूर्य नहीं आएगा उस समय भी होगी, तो पौधा है वो भोजन कैसे बनाएगा? तो पौधा अपने शरीर के अंदर भोजन को स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। तो स्टोर किस रूप में करता है वो? मंड या स्टार्च के रूप में। पेड़ पौधे किस रूप में भोजन को स्टोर करके रखते हैं? मंड या स्टार्च के रूप में। ठीक है। ये स्टार्च और मंड क्या होता है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो पेड़ पौधे अपना भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है। तो जो तुरंत ऊर्जा नहीं देता वो होता है मंड या स्टार्च होता है। लेकिन अपन भी जैसे ग्लूकोज वगैरह पीते हैं तो वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मानव शरीर में तुरंत ऊर्जा के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन पेड़ पौधों में जो सुरक्षित रहता है, स्टोर करके रखा जाता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका क्या नाम है? मंड। इंग्लिश में क्या नाम है? स्टार्च है। अब मानव के अंदर अपन देख लेते हैं, किसमें? मानव में। मानव में जो कार्बोहाइड्रेट सुरक्षित रहता है, भोजन कौन सुरक्षित रहता है? भोजन वो किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन। पेड़ पौधों में भोजन है वो स्टोर किस रूप में रहता है? मंड या स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। जबकि मानव के अंदर भोजन का संरक्षण है वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जैसे व्रत वगैरह रखते हैं, कई दिनों तो खाना नहीं खाते, तो अपने शरीर को ऊर्जा तो मिलती रहती है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ग्लाइकोजन से मिलती है। जब अपन भोजन करते हैं जो भाग ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाता है वो तो खर्च हो जाता है, लेकिन जो बचा हुआ जो भाग है भोजन का, बची हुई ऊर्जा है, वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाती है अपने शरीर में। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अब क्या होती है अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की? देख लो एक बार। जैसे क्या क्या चाहिए इसको? CO2, जल चाहिए, क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन बनेगी। देखो पेड़ पौधे अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ये देखो पृथ्वी का जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है। जैसे ग्रीन हाउस गैस मैंने एक बार ट्रिक में बताया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो हमारी प्राणवायु है वो कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं। कौन करते हैं? पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधों में होगी। पेड़ पौधों में सूर्य का प्रकाश होना चाहिए यहाँ पर, और क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को ग्लूकोज में बदल देते हैं या कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं या भोजन निर्माण कर लेते हैं। इस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये हो गई स्वयंपोषी जीवों में भोजन निर्माण की विधि। क्या नाम है इसका? प्रकाश संश्लेषण नाम है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों का उपयोग करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जल बनेगा, और कौन सी गैस मुक्त होगी? ऑक्सीजन। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, किस रूप में किस लिए करते हैं? भोजन निर्माण में। किसके लिए करते हैं? भोजन निर्माण में। कौन सी गैस का उपयोग करेंगे? CO2 का। जबकि श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग करेंगे?
ऑक्सीजन का, ठीक है। भोजन निर्माण में CO2 और श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करेंगे। तो ये अब पांचवा पाठ आज हमने शुरू किया। जैव प्रक्रम क्या है? स्वयंपोषी, विषमपोषी, विसरण, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव और प्रकाश संश्लेषण। इसके आगे अपन बहुकोशिकीय जीवों के जो विशेष तंत्र है उन सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।